हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं रविंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं इस वर्ल्ड ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल में। आशा है कि आप अपने घर पर मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए, तो आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं बाल्टोप तंत्र का नियम। देखिए, इस क्वेश्चन को आपको अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, जो इस तरीके से मैंने आपको बोर्ड पर लिखा है। ठीक है, आपसे कहेगा बाल्टोप तंत्र का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मतलब विलेय का जो आणविक द्रव्यमान, मतलब उसका जो अणुभार होता है, मॉलिक्यूलर वेट जिसे अपन कहते हैं, उसे ज्ञात करने के लिए आपसे कह सकता है इस क्वेश्चन के आधार पर, या फिर आपसे क्वेश्चन कह सकता है सिद्ध कीजिए पाई बराबर एनसीईआरटी। पाई बराबर क्या सिद्ध करना है आपको? एनसीईआरटी। अथवा या इसी क्वेश्चन को आपसे कह सकता है कि सिद्ध कीजिए जो पराशर दाब होता है, पराशर दाब मतलब पाई होता है, वह एक प्रकार का क्या है? अणुसंख्यक गुणधर्म है। क्या है? अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म, यहाँ पे एडिंग बताइए, आप लिख सकते हो अणुसंख्यक गुणधर्म। अणु संख्यक गुणधर्म समझिए। अणु संख्यक गुणधर्म क्या होता है? ऐसा गुण, पदार्थों के अंदर पाया जाने वाला ऐसा गुण जो केवल अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। जो किस पर निर्भर करता है? केवल अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। उनकी आकृति या प्रकृति से उसको कोई लेना देना नहीं है। क्या लिखोगे? ऐसा गुण जो पदार्थों की संख्या पर निर्भर करता है। ऐसा गुण जो पदार्थों की किस पर निर्भर करता है? पदार्थ, या यहां पर लिखोगे अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। ऐसा गुण जो अणुओं की किस पर निर्भर करता है? संख्या पर निर्भर करता है, बल्कि उसकी आकृति और प्रकृति, मतलब उसकी जो आकृति होगी, आकृति का मतलब जो होता है शेप, और प्रकृति, और क्या? प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। पर निर्भर नहीं करता है। उसकी आकृति और प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। आपको समझ में आया होगा। ऐसा गुण जो केवल अणुओं की संख्या पर निर्भर करे, अणुओं की संख्या मतलब कांटिंग पर, और उसकी जो आकृति प्रकृति से उसको कोई लेना देना नहीं हो, तो ऐसे गुण को अपन क्या कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। आपको अणुसंख्यक गुणधर्म समझ में आया होगा। ठीक है, अब अपन समझते हैं बाल्टोप तंत्र का नियम क्या है। बाल्टोप तंत्र का नियम में आप जिसकी परिभाषा डैश करके लिखोगे, इस नियम का प्रतिपादन बाल्टहोफ नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? बाल्टहोफ नामक वैज्ञानिक ने किया था। वैज्ञानिक का नाम आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, तो आप लोग क्या बताओगे? इस नियम का जो प्रतिपादन है वो बाल्टहोफ नामक वैज्ञानिक ने किया था। और यह नियम मुख्य रूप से तनु विलयनों के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? तनु विलयन। तनु का मतलब क्या होता है? पतले, यानी जो विलयन पतले होते हैं उनके लिए यह विलयन मुख्य रूप से दिया गया है। सबसे पहला पैराग्राफ क्या बताओगे? तो आप लोग बताओगे सबसे पहला पैराग्राफ के इस नियम का प्रतिपादन बाल्टहोफ नामक वैज्ञानिक ने किया था, और यह मुख्य रूप से तनु विलयन के लिए दिया गया है। और तनु विलयन के साथ साथ ही दो वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे? दो वैज्ञानिक थे, बॉयल बाल्टहोफ और चार्ल्स बाल्टहोफ। यह उनके नियम के आधार पर दिया गया है। मतलब आप कह सकते हो यह जो नियम है, मतलब कौन सा? बाल्टहोफ तंत्र का नियम। यह नियम बॉयल बाल्टहोफ और चार्ल्स बाल्टहोफ के जो नियम है उनके आधार पर दिया गया है। अब आप लोग लिखोगे इस नियम के अनुसार। क्या लिखोगे? इस नियम के अनुसार। देखते चलिए क्या होता है। इस नियम के अनुसार देखिए, दो वैज्ञानिक थे, एक थे बॉयल बाल्टहोफ, एक थे चार्ल्स बाल्टहोफ। बॉयल बाल्टहोफ का नियम क्या था? देखिए, जो बॉयल बाल्टहोफ वैज्ञानिक थे उनका नियम क्या था? बॉयल बाल्टहोफ ने एक चीज बताई थी कि जो पराशर दाब होता है, क्या होता है? जो पराशर दाब होता है वो उस विलयन की आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब पराशर दाब क्या हो गया? पाई। पराशर दाब क्या होगा? पाई। तो यह उसके आयतन के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती 1/v, मतलब पाई समानुपाती 1/v। यह किसने बताया था? तो आप लोग बताओगे बॉयल बाल्टहोफ नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि पराशर दाब जो होता है वो उसके आयतन के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। आयतन को v से प्रदर्शित करते हैं, इंग्लिश में जिसे वॉल्यूम कहते हैं। तो बताइए बॉयल बाल्टहोफ ने क्या कहा था? पराशर दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती
होता है। इसी तरह वैज्ञानिक आए थे अपने चार्ल्स वांटॉप। कौन से थे? चार्ल्स वांटॉप। देखिए बॉयल वांटॉप ने बताया था पराशर दाब जो है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और चार्ल्स वांटॉप ने बताया था कि जो आयतन होता है, सॉरी जो पराशर दाब होता है मतलब जो पाई होता है वह टेम्परेचर मतलब टी मतलब तापमान के समानुपाती होता है। तापमान के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो इसको मैंने मान लिया समीकरण 1, इसको क्या मान लिया मैंने? समीकरण 1, और इसको मान लिया मैंने समीकरण 2। क्या मान लिया? समीकरण 1 समीकरण 2। चार्ल्स वांटॉप ने बताया आयतन के व्युत्क्रमानुपाती, सॉरी बॉयल वांटॉप ने क्या बताया था कि जो पराशर दाब होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और चार्ल्स वांटॉप ने बताया था जो पराशर दाब होता है वो तापमान के समानुपाती होता है। दोनों में पाई की वैल्यू है, तो मैं समीकरण 1 और 2 को दोनों को मिलाना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? मिलाना चाहता हूँ। देखिए क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, क्या करने पर? समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को आपस में मिलाओगे तो पाई इसमें तो क्या आएगा? पाई आएगा। समानुपाती इसमें तो क्या आएगा? समानुपाती आएगा। अब देखिए ऊपर क्या आ रहा है? 1/v, क्या आएगा? 1/v गुणा इसका क्या आ जाएगा? t। तो आप लोग बताइए t इसके ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? 1 का गुणा t से होगा तो क्या आएगा? t आएगा, क्योंकि 1 का जब आप किसी संख्या में गुणा करोगे तो कोई अंतर नहीं आता है। जैसे 1 का आप 1 में करिए तो 1 आएगा, 1 का 10 में करिए तो 10 का 10 आएगा, 1 का 50 में करिए 50 का 50 आएगा। 1 का गुणा कद्दू में कीजिए तो कद्दू का कद्दू रहेगा, लौकी में कीजिए लौकी का लौकी रहेगा, बैगन में कीजिए बैगन का बैगन रहेगा। मतलब एक में आप जिस चीज का गुणा करो टी का करो टी का टी, भी का करो भी का भी। अगर मेरा आप 1 में गुणा कर दो तो मैं 2 थोड़ी रहूंगा, मैं अकेला की अकेला ही रहूंगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? पाई समानुपाती टी अपॉन वी। क्या हो जाएगा? पाई समानुपाती टी अपॉन वी। अब देखिए मैंने आपको जब राउट का नियम पढ़ाया था उसमें बताया था कि जब जब समानुपाती का चिन्ह हटता है, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, हमें यह सिद्धांत है जब जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर के चिन्ह के साथ साथ एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। बराबर के चिन्ह के साथ एक क्या आएगी? कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर मैं क्या एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेता हूँ s, और t अपॉन में क्या आ जाएगी? v। क्या आ जाएगी? v। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? चूंकि s बराबर क्या है तो आप लोग s बराबर क्या बताओगे? बिलियन का क्या है? नियतांक है। क्या है? बिलियन का नियतांक। या आप इसको नियतांक बोलिए या बिलियन का क्या बोलिए? स्थिरांक बोलिए, या क्या बोले? नियतांक बोलो, या फिर आप इसको क्या बोलिए? बिलियन का स्थिरांक बोलिए। s क्या है? बिलियन का स्थिरांक है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, इसमें v को इस साइड लाऊंगा, v को कहाँ लाना था? इस साइड। तो क्या हो जाएगा? पाई v बराबर क्या हो जाएगा? एस टी। पाई v बराबर क्या हो जाएगा? एस टी। लेकिन चूंकि जो s यहाँ पर दिया है, s मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है, उस बिलियन के रेजिस्टेंस मतलब r के क्या होगी? बराबर होगी। s जो वैल्यू है वो उस बिलियन के रेजिस्टेंस यानी r के क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसमें भी s की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? r लिख सकता हूँ। मतलब पाई v बराबर क्या हो जाएगा? आर टी। पाई v बराबर क्या हो जाएगा? आर टी। यहां तक समझ में आया? आप इसको आगे बढ़ाइए, चलते हैं। अपन ने यहां तक सॉल्व कर लिया। पाई बराबर कितना आ गया? पाई v बराबर आर टी। पाई बराबर आर टी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए मेरे को। नहीं है? चलिए दोबारा से बताता हूं। इस नियम का प्रतिपादन बार्नठॉप नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह नियम तन विलयनों के लिए दिए गए और बॉयल बार्नठॉप और चार्ल्स वांटॉप के नियम के आधार पर दिया गया है। बॉयल बार्नठॉप ने बताया था पराशर दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स वांटॉप ने बताया था पराशर दाब तापमान के समानुपाती होता है। दोनों को समीकरण 1 और 2 मान के दोनों को मैंने मिला दिया तो पाई दोनों में कॉमन है, पाई का पाई आ जाएगा। समानुपाती कॉमन है, समानुपाती का समानुपाती। लेकिन ऊपर 1 है तो 1 आएगा बटे में v, और इसको मिलाएंगे तो क्या आएगा? ऊपर क्या आ जाएगा? t। अब t का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो t बट्टे क्या आ जाएगा? v। पाई समानुपाती t बट्टे v। अब यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू s t बटे में क्या आएगा? v। s क्या? बिलियन का स्थिरांक है। अब s किसके बराबर? r के बराबर है। तो पाई v बराबर क्या हो जाएगा? rt। पाई v बराबर क्या हो गया? तो आप लोग बताओगे पाई v बराबर हो गया rt। मैं इसको समीकरण मानना चाहता हूँ 3। कितना मानना चाहता हूँ? आप बोलोगे आप सर इसको समीकरण मान लीजिए 3। कितना मान लीजिए? 3। अब देखिए अब इस समीकरण 3 को अपन n मोलों के लिए ज्ञात करें। किसको? समीकरण 3 को क्या लिखोगे?
समीकरण 3 को n मोलों के लिए समीकरण 3 को आप किसके लिए याद करिए, n मोलों के लिए, मतलब n मोलों की संख्या कितनी मानिए आप, n, मतलब पाई भी बराबर कितना हो जाएगा, nRT। पाई भी बराबर कितना हो जाएगा, nRT हो जाएगा। n मोलों के लिए समीकरण 3 को अपन किसके लिए याद कर रहे हैं, मतलब ऐसा कोई विलयन है जिसमें मोलों की संख्या कितनी दी हुई है, n दी हुई है, तो पाई भी बराबर क्या हो जाएगा, nRT। पाई भी बराबर क्या हो जाएगा, आप लोग बताओगे nRT। चलिए अब आप लोग मेरे को एक बात बताएंगे, चूक करके मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जो किसी भी चीज का आयतन होता है वह मैं बोलूंगा सांद्रता के व्युत्क्रम के बराबर होता है। सांद्रता के व्युत्क्रम के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मतलब समझिए, अगर आप सांद्रता को क्या करोगे, बढ़ाओगे, यदि आप सांद्रता को क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो उसका आयतन बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए एक मैंने शक्कर ली, पानी का मिश्रण लिया, अब मैं उसके आयतन को बढ़ाना चाहता हूँ, मतलब मैंने और उसमें क्या ऐड कर दिया, पानी ऐड कर दिया। जैसे मैं उसमें पानी ऐड करूंगा तो सांद्रता उसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, लेकिन उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मतलब आयतन और सांद्रता एक दूसरे के कैसे होते हैं, उल्टी होते हैं। तो पाई की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी भी की जगह पे 1/c। तो बताइए पाई मल्टीप्लाई 1/c बराबर क्या हो जाएगा, nRT। अब c इस साइड भाग में इस साइड जाएगा तो किसमें चला जाएगा, गुणा में। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, NCRT। क्या हो जाएगा, पाई बराबर NCRT। और यही अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था। यहाँ पे आप देख सकते हो पाई बराबर NCRT अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आई होप का आपको यह नियम समझ में आया होगा। दोबारा समझिए, देखिए चार्ल्स बॉयल वार्टॉप ने बताया था कि पाई समान व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/v, और चार्ल्स वार्टॉप ने बताया था पाई समानुपाती होता है t। समीकरण 1 और 2 माने, दोनों को मिलाइए, दोनों को मिलाने पर क्या आएगा, पाई समानुपाती 1/v इंटू टी। अब टी का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो t/v का t/v आ जाएगा। अब देखिए समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर का चिन्ह और एक नियतांक आएगा s। s बराबर क्या है, विलयन का नियतांक है। अब s जो है उसके विलयन के रेजिस्टेंट यानी r के बराबर होगा, तो आप s की जगह पे क्या लिखोगे, r लिखोगे, यानी पाई भी बराबर क्या हो जाएगा, RT। क्या हो जाएगा, पाई भी बराबर RT। तो पाई भी बराबर RT, इसको मैंने समीकरण 3 मान लिया। अब मैं इस समीकरण 3 को n विलयनों के लिए, n मोलों की संख्या के लिए ज्ञात करना चाहता हूँ, तो पाई भी बराबर क्या हो जाएगा, nRT। क्या हो जाएगा, पाई भी बराबर nRT। v बराबर आपको मैंने बता दिया 1/c होता है। अगर आप सांद्रता बढ़ाओगे, सांद्रता क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो उसमें आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यदि आप आयतन को घटाओगे तो सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एक v की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 1/c। क्या लिख दिया, 1/c। अब बताइए c इस साइड किसमें, मल्टीपल में, इस साइड जाएगा तो किसमें, सॉरी इस साइड भाग में, इस साइड जाएगा तो गुणा में पहुंच जाएगा। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, NCRT। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। यही आपको क्या करना था, आप लोग बताओगे, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे कहता है कि इसकी सहायता से विलय के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसकी केवल पाई बराबर nRT बराबर आप विलय के मोलों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हो। क्या ज्ञात नहीं कर सकते हो, विलय के मूलों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हो। तब आप इसको मानिए समीकरण 4। तब आप इसको कितना मानिए, समीकरण 4। आपने इसको कितना मान लिया, समीकरण 4 मान लिया। अब देखिए, अब अपन क्या जानते हैं, जो n बराबर होता है, मतलब मूलों की जो संख्या होती है, यहाँ पे क्या लिखोगे, हम जानते हैं n बराबर, मतलब मूलों की संख्या बराबर क्या होता है, टोटल भार, मतलब टोटल वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट, मतलब उसका अणुभार। मोलों की संख्या निकालनी, जिसकी भी मोलों की संख्या निकालनी, उसका भार बटे उसका जो अणुभार है, अणु का मतलब एक, उसके एक अणु का भार है, उससे आप क्या करते हैं, भाग दे दीजिए, जिसको आप समीकरण मानिए 5। कितना मानिए, 5। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 5 से n का मान समीकरण 4 में रखने पर, रखिए समीकरण 4 में। समीकरण 4 क्या है, पाई बराबर n की जगह पे क्या रखिए, n का मान रखिए W/m, n2 में क्या आ जाएगा, CRT। क्या आ जाएगा, CRT। क्या आ जाएगा, CRT। अब देखिए W/m और बराबर में क्या आ गया, CRT। अब आपको क्या निकालना है, पाई के निकालना है या उसका अणुभार ज्ञात करना है, मतलब विलय का अणुभार, विलय का क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान या अणुभार, m बराबर निकालना है। तो क्या कैसे आ जाएगा, यहाँ पर देखिए आपके पास अभी तक क्या है, पाई बराबर W/m इंटू CRT। m बराबर निकालना है, तो m को आप इस साइड लाइए बराबर के, m के जब बराबर इस साइड आएगा तो ये किस में आएगा, गुणा में आएगा, बराबर
डब्ल्यू अपॉन में क्या आएगा, ऊपर तो सी आर टी रहेगा, डब्ल्यू सी आर टी अपॉन में क्या आएगा, पाई, क्या आएगा अपॉन में, पाई। तो इस सूत्र की सहायता से आप विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हो। क्या ज्ञात कर सकते हो, तो आप लोग बताओगे इस सूत्र की सहायता से विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पे लिखिए, इस सूत्र की सहायता से विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। इस सूत्र की सहायता से विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ तक आपका यह बॉयल बार्नटॉप या बार्नटॉप गुणांक या बार्नटॉप तन्यता का नियम समाप्त होता है। चलिए, आई होप को आपको नियम समझ में आया होगा। आपको पूरी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्या समझा दिया था, अनुसंख्य गुणधर्म समझा दिया था, और यह आपको बार्नटॉप तन्यता का नियम हो गया। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर दी एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर बाय। और आपको पता होगा आज की क्लास के बाद अपना 2 चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, जितने भी लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किए, अगर आप उनको देख लेते तो आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। या आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको सर्च कीजिए या केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको जिस क्वेश्चन को पढ़ना है उसको क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर बाय। अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।